बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग FM 98.6 लाइव हैं इस वक्त आपके साथ हमारे FM रेडियो पे। और गुड मॉर्निंग लाहौर हमारा प्रोग्राम है। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे मोस्ट सीनियर एनालिस्ट साबका सदर लाहौर चैम्बर मियाँ शफकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और इस ठंडे मौसम को एंजॉय करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं ना जी क्रिकेट से कि आज है एक तीसरा मैच, आखिरी मैच है तीसरा T20 पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो इसमें खबर ये है कि बाबर आजम साहब जो हैं, जो नंबर 1 थे, वो नंबर 3 पे चले गए। अच्छा, अपने पहले जो मैचों की पिछले मैचों की कारकर्दगी की वजह से बैटिंग कल हमने इसमें जिक्र भी किया था कि बाबर साहब खेल नहीं रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो वो अब रिजल्ट आ गया। अच्छा, इन मैचेस के अंदर जो चीज़ एक देखी गई है और जो समझा ये जा रहा था और हम अक्सर ये बात भी कर रहे थे कि कराची के लोग जो हैं बड़े खुशकिस्मत हैं, उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला है और बड़ा वो स्ट्रेस में और इस तरह की सिचुएशन में जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो आप उसको एंजॉय करते हैं प्रॉपर। स्टेडियम खाली जो है ना वो नज़र आ रहे हैं मियाँ साहब। लोगों का वो इंटरेस्ट ही है जो पहले हुआ करता था। और वैसे भी कराची में आजकल गुटर ज़्यादा है, वो एक सियासी कश्मकश भी चल रही है पीपल्स पार्टी MQM और PTI में। ठीक है, तो लोग थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं, कोविड भी है, सारी चीज़ें मिला के अब स्टेडियम इतने बड़े नहीं है जितनी तवक्को थी। क्योंकि जो कल हमारे सुपरस्टार थे शाहिद अफरीदी, उनकी जो एक स्टेटमेंट मैंने देखी, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि इन्होंने 250 रुपया से लेके और तकरीबन 2800 रुपये तक जो है वो टिकट के प्राइस जो है ना वो रखे हुए हैं। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप इसको फ्री कर दें, लाइक लोग जो हैं वो खचा खच स्टेडियम भरा हो, लोग आए एंजॉय करें, ये टिकटें बेच के कितना का रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते होंगे आप? इससे फ़ायदा क्या होता है आप? जो हमारी है ना जी क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कमर्शियल हो गया वो, और हर चीज़ पे पैसे कमाना चाहते हैं। ऑल्दो अब ये क्रिकेट नए सिरे से शुरू हो रही है, उनको ये देखना चाहिए कि लोगों को लाना है या पैसे कमाना है। कॉस्ट आती है, उसमें कोई शक नहीं है उसमें। वो आप अपने जो बेच के उससे भी पैसे ले लेते हैं, वीडियो वगैरह ये जो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि उसी से आप अर्न कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टिकटों से पैसे कमाए जाए। टिकट रखनी है रखे, वरना थोड़ी सी रख के या बिल्कुल फ्री कर दे। एक दो लोग आना तो शुरू हों, उसके बाद आस्ते आस्ते टिकट लगा लें। जब हम स्टूडेंट थे तो कुछ स्टेडियम फ्री होता था फॉर स्टूडेंट और फॉर गर्ल्स, दोनों पवेलियन फ्री होते, तो खचाखच बड़े होते वो बड़ा एंजॉय करते हैं। देखें जी, जब आप जाते हैं और क्राउड, जब हमें क्रिकेट की लत पड़ गई तो फिर टिकट भी लग गई। तो ये होता लत डालना, जो जैसे चाय फ्री बांटी जाती थी, जैसे सुना है हमने, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने चाय सड़कों पे फ्री बांटते थे। जब चाय की हमें लत लग गई तो अब हमारा इंपोर्ट बिल मेरे ख्याल में दूसरा तीसरे नंबर पे चाय का बिल। चाय का है सबसे बड़ा काम ही चाय का। वो भी कल गवर्नमेंट की फिगर आए हुए थे कि सब चीज़ों की कीमत कम हो गई सिवाय चाय के। तो वो लत लगा दे तो लत लग रही है। इसमें छोटी सी जो है ना वो एक और मतलब जो चीज़ ऐड ऑन करने वाली है कि अगर ये सजेशन जो है ना वो इस तरह से भी है, जो टिकट के प्राइसेस हैं उसको 50% कर दिया जाए VVIP बॉक्सेस के और सारे, तो जनरल एंड क्लियर जो है अगर उसको फ्री कर दें, लोगों को आज मैसेज दें कि जी आप आ जाएं, ये फ्री है, तो रौनक लगेगी। क्योंकि देखें, असल आपने बिल्कुल सही बात आप कर रहे थे, बजा फरमा रहे थे, ये वाला जो इनका टूर है पाकिस्तान में, तो क्रिकेट की एक रिवाइवल हो रहा है, दोबारा से इसकी बहाली हो रही है। तो आपने क्राउड दिखाना है, अगर क्राउड ही इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो दुबई में होते थे मैचेस, वो ठीक नहीं था क्या? हमारे लिए तो दुबई हो कराची हो एक ही बराबर। अगर वही ना, तो ये लोगों से भी ये है कि जाना चाहिए, लोगों को भी स्टेडियम में जाके एंजॉय करें। जनाब, अगली खबर है जी, अफगानिस्तान में हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं फाइनेंशियली। अब बर्फबारी शुरू हो गई है, लोगों को ज़रूरत अशिया चाहिए रहने के लिए, और दुनिया जो बिल्कुल उस ठंड प्रोग्राम रखा हुआ है कि जी हमको पैसे दे या ना दे। पाकिस्तान ने ये किया है कि 11 अरब रुपए उनको कहा जी हम आपको देंगे, आपके स्टूडेंट्स को 11 अरब रुपए रख दिए उनके स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो आए और यहाँ पे पढ़े, उनकी फीस जो गवर्नमेंट देगी, ये काम किया। और बाकी जो है
डॉलर की वहाँ पे बहुत शॉर्टेज हुई है। सुना है कि लोग बोरियों में भर भर के डॉलर लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान की इधर शॉर्टेज हो जाती है डॉलर की, इस वजह से डॉलर बढ़ रहा है। बहरहाल ये जो एक अपेक्स कमेटी है ये इसमें सारे लोग शरीक हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो दूसरी जितनी भी हमारी सीनियर क़यादत है, वो यही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंसानी अलमिया का शिकार हो रहा है। और ये बात अक्सर हम करते रहते हैं, काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि हमारा किसी ना किसी हवाले से कारोबारी एक लिंक जो है वो रहता है। मुझे 3-4 दिन पहले जब बात हो रही बता रहे थे कि एक फैमिली जो है ना, लाइक वो 20,000 रुपया वहाँ का वो विड्रॉ कर सकते हैं पर वीक बैंक से। तो फैमिली के लिए देखें, वो लोग जो करोड़ों के कारोबार करने वाले हैं तो उनके लिए वो क्या है उसकी वैल्यू। तो बहुत ही यानी कि वो परेशान थे। वो हमारे दोस्त हैं, उनकी अपनी वहाँ पे जो है ना स्टील मिल है, सरिये की रोलिंग मिल है। तो वो कह रहे थे कि यार हम बड़े परेशान हैं कि ये क्या मतलब अपना हमारे साथ होगा। दुनिया जो है वो वाकई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, इस मामले पे तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हो। बिल्कुल ऐसे खुशखबरी वाली बात भी है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कम हो गई है जी 5 रुपए क्योंकि आदत से बढ़ गई ना, बढ़ने। हाँ, पहली दफ़ा काफ़ी देर बाद कम हुई है। में इमरान खान साहब के दौर में एक ही दफ़ा, पहली दफ़ा ये शायद लगता है सही है। पहले वो कम करवाते रहे मियां नवाज शरीफ से, ठीक है। अब उन्होंने खुद भी कम कर दी। 5 रुपए पेट्रोल की और 6 रुपए डीजल की और 7 रुपए मिट्टी के तेल की। मतलब 24 से यानी कि 24 रुपये बढ़ा के तो अब आप 5-6 रुपये को कम करने पे खुश हो रहे हैं और आवाम भी खुशी है। नहीं, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ कि वो शायद अब 10,000 के अंदर अंदर टंकी पूरी। वो उस दिन आपने बताया था ना कि तीसरा पत्ता भी जो है वो शो करवाना पड़ना करवा दिया। अच्छा, इसमें कुछ इनकी कोई डील वगैरह भी कुछ जो स्ट्राइक पीछे हुई थी? हाँ जी, कल रात को इनकी कमीशन जो है वो 99 पैसा बढ़ गई है। अच्छा, ये पहले 2.99 थी, अच्छा अब 3.98 हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 रुपए पर लीटर बढ़ गई है फॉर 6 मंथ्स या इस तरह, ताकि वो रिवाइज करेंगे। अगर प्राइसेस कम हो गई तो फिर कमीशन भी कम हो जाएगी। जबकि उनकी 6 रुपए की डिमांड थी और ये मेरे 4 रुपए पे डील हुई है इनकी। बहरहाल अब शॉर्टेज का कोई इम्कान नहीं है, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं है, आगे आपको पेट्रोल मिलता रहेगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हैं मजीद क्या आप कोई ऐसी कोई कर्जों के मतलब बात कर्जों के मतलब बात कर लेते हैं कि ये जो एसएमईज के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कीम अप्रूव कर दी है जी, और खुसरो बख्तियार साहब ने अनाउंस की है। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसमें यूथ का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया उन्होंने। अच्छा, यहाँ कहाँ नौजवान का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। एक तो उन्होंने पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा 2007 में लास्ट पॉलिसी आई थी, ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। अच्छा, पहली दफ़ा उन्होंने रिकगनाइज किया कि जी एसएमई जो है ना उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो लेबर भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसमें, और वो बैकबोन है हमारे, बैकबोन का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि ये हमारे बैकबोन है, इसका हेल्दी रहना ज़रूरी है। और ये रियलाइज उन्होंने 3 साल बाद किया। शुक्र। अच्छा, 3 साल बाद उनको पता चला कि जी ये भी कोई सेक्टर है जो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि जी हम नए जो है ना लोग वो 30,000 कंपनियाँ नहीं बनाना चाहते एसएमईज, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना। उसके लिए वो 1 करोड़ का कर्ज भी देंगे और बगैर गारंटी के देंगे, और यानी कि कोलैटरल वगैरह नहीं होगा, और उसमें लॉस शेयर करेंगे। अच्छा, हुकूमत 40% लॉस खुद शेयर करेगी और 60% वो शेयर करेंगे जिनकी कंपनी है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक पहली दफ़ा आया है कि हुकूमत या बैंक या कमर्शियल बैंक ये लॉस शेयर करने लगे। ये पहले कभी नहीं था। ये एक सॉर्ट ऑफ इस्लामिक तरीकाकार है कि आप बजाय प्रॉफिट वही रहेगा जो पहले है, जो डिसाइड है। नहीं, प्रॉफिट तो बात ही कोई नहीं हुई। प्रॉफिट, अच्छा, प्रॉफिट तो होगा तो होएगा ना, होगा तो होगा। अगर लॉस हो गया तो वो 40% ये शेयर करें। नहीं, मतलब जो आपको ये कर्जे जो देंगे ये इसके ऊपर बिला सूद कर्जे नहीं, 9% प्रॉफिट है, वो तो मार्कअप है ना। अच्छा, वो मार्कअप है, वो तो देना ही देना, वो तो देना ही देना। ठीक है, गॉट इट। और दूसरा उन्होंने एक टर्नओवर टैक्स है। टर्नओवर टैक्स भी एक तमाशा है कि जितनी आपने टर्नओवर की उसका 1.25% टैक्स देते। अच्छा, बेशक लॉस हो गया आपको, ठीक है,
वो आपके जो हम कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में ज़्यादा है, उसमें ये भी एक जो 1.25% ये वो है जो आपने 1 करोड़ का काम किया तो आपको 1,25,000 रुपये टर्नओवर में देने बेशक आपको लॉस हो गया। और ये एक पिंचिंग पॉइंट है, इसको उन्होंने कर दिया जी, अगर आपकी सेल 10 करोड़ तक है तो फिर आप 0.25 देंगे, 0.25% देंगे। और अगर आपकी सेल 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है और 25 करोड़ से नीचे है तो फिर 0.5%। ये महाना की बात हो रही कि सालाना की? टर्नओवर की, सालाना की। अगर आप ये तो ठीक है, ये उन्होंने रिड्यूस किया फॉर एसएमईज, अगर आपकी 25 करोड़ से नीचे। अब दूसरी तरफ एक और भी डेफिनेशन खुद ही आ गई है ना चाहते हुए भी कि 25 करोड़ से नीचे जिसकी सेल है वो एसएमई है। सही है, क्योंकि उसको आप बेनिफिट दे रहे हैं ना, बेनिफिट दे रहे हैं, 0.75% का बेनिफिट दे रहे हैं कि भाई आप छोटी कंपनी है। तो ये पहले ये भी डिफाइन नहीं था कि जी कितनी टर्नओवर वाला क्या होगा। तो अब ये सबको ख्याल करना, अगर आप एसएमई में फॉल करते हैं तो आपको 25 करोड़ से नीचे रहना। अगर 25 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो फिर आप पे 1.25% टैक्स हो जाएगा। बाकी किसी ने मशवरा करना है वो यहाँ पे आके अलहदा कर ले तो अलहदा चीज़ है। और इस 0.25% में या 0.5% में भी 25% डिस्काउंट मिल सकता है अगर उस कंपनी को एक औरत हेड कर रही हो। अच्छा, बेशक नीचे डायरेक्टर या पार्टनर दूसरे हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग पार्टनर अगर औरत है तो उसको भी 25% मजीद डिस्काउंट मिल सकता है। फायदे ही फायदे हैं, इसका मतलब है जब फायदे जी, बिजनेस शुरू करें, हम तो पहले कहते हैं बिजनेस करें और लोगों को आप दें। अच्छा, इसके लिए उन्होंने 4,200 एकड़ जगह मुख्तस कर दी है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। अच्छा, वो मुख्तलिफ इलाके होंगे, वहाँ पे वो आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट भी मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ 23 अरब रुपया भी मुख्तस किया गया है जो उन्होंने देना है इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। नहीं, ये जो लोन 1 करोड़ की बात हमने जो की है, ये उन्होंने जो देने हैं उसके लिए ये 23 अरब रुपया अलग रख दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब प्रोविंस को भी कह रहे हैं कि वो भी इस पॉलिसी को फॉलो करें। और ये पोर्टल एक बन गया, पोर्टल पे आप अप्लाई करें, आप लाइन में लग जाए। तो इस सारे सिलसिले को मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हेड कर। हाँ जी, और उसके उनके साथ थे फवाद चौधरी साहब। अच्छा, क्योंकि वो स्पीकर हैं अपना मीडिया, हाँ ठीक है, स्पोक्समैन अच्छे हैं, गुफ्तगू वो ठीक कर लेते हैं। बहरहाल ये है कि मजबूत सनती स्पीकते हैं इसलिए मजबूत सनती बुनियाद के बगैर जो है ना, देखें जी हमारे जितने भी मुआशी मसाइल हैं हम उनसे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये ढांचा तो मजबूत होना ही चाहिए। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो इनपुट एक लेने की कोशिश करते हैं मियाँ साहब से। सर ये बताएं कि जब से आपने देखा है, होश संभाला है और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी यहाँ पे पाकिस्तान में जो मामलात होते रहे, कौन सी ऐसी हुकूमत आप समझते हैं कि वो ऐसी थी जो बिज़नेस फ्रेंडली रही है और जिसमें पाकिस्तान कल भी हम जिक्र कर रहे थे, अगर कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत की बात करें तो मेरे ख्याल में शौकत अजीज़ की हुकूमत वो बेहतर थी। उसके कवर उसके पास एस्टेब्लिशमेंट का था, मगर वो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि उस वक्त प्रेसिडेंट भी था लाहौर चैम्बर का, उनको अप्रोच करना बड़ा आसान था। और अगर आप अवामी हुकूमत समझते हैं तो वो यूसुफ रजा गिलानी की, उनको मिलना इशू ही कोई नहीं था। आप सिर्फ देखें कि असम्बली का सेशन हो रहा है, आप इस्लामाबाद चले, वहाँ पे आपने मैसेज भेजना उनके स्टाफ को, उन्होंने घंटे आधे घंटे के अंदर अंदर आपको बुला लेना कि हाँ जी बताएं क्या बात। वो डेली असम्बली अटेंड करते थे और असम्बली हॉल में उनका ऑफिस था, वहाँ पे डेली बैठते थे। ठीक है, और इंश्योर करते थे जब सारे लोग मिल के चले जाएं फिर वो उठते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। शायद उनका एज ए एक्सपीरियंस एज ए स्पीकर जो था, मैं समझता हूँ वो उनके काम आ रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, कि स्पीकर को सबको लेके चलना होता है, तो वो सबको लेके चलते थे। ये तो मैंने खुद देखा है असेंबली हॉल में। तो अदरवाइज अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा शौकत अजीज थे आसान, और वो टॉक ऑन लॉजिक में बात करेंगे तो वो 1 मिनट में फैसला करेंगे, नहीं करेंगे तो
हाँ, इधर उधर की मारो तो फिर मारते एक बड़ा अच्छा एक वाक्य है। हाँ, हाँ। कि लाहौर चैम्बर का डेलीगेशन एक गया वहाँ पे उनको मिलने, मेरे ही दौर की बात है। तो सेनेटर जफर साहब उस वक्त सेनेटर थे, तो उनके थ्रू हमने अपॉइंटमेंट ली। हम गए तो आगे बहुत सारे ना एक्टर बैठे हुए, अच्छा, शान भी, नीलो भी, जो जो नाम आते सारे बैठे हुए। तो मैंने सेनेटर जफर साहब को कहा जी ये भी आए हुए हैं? हाँ हाँ, इनकी भी मीटिंग है। जब मीटिंग शुरू हुई तो एक ही मीटिंग में हम दोनों थे। तो शौकत अली साहब ने मेरी तरफ देखा पहले, फिर उन्होंने शान की तरफ देखा, फिर उन्होंने सेनेटर साहब को कहा कि ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग आपने कहा था है, तो ये तो एक्टर भी आ गए बीच में। सेनेटर साहब ने बड़ी होशियारी से उन्होंने कहा जी ये भी बिजनेस करते हैं, ये भी लाहौर चैम्बर का मेंबर है। वेरी गुड। ये भी साथ आए सही हुए है, हैं। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने दोनों मीटिंग को मर्ज करके तो हर शौकत साहब बड़े लाइट मूड बन गए, ठीक है ये भी बिजनेसमैन है, कारोबार ही करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। प्रोड्यूसर जो है बिजनेसमैन बिजनेसमैन है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है, उनकी भी सुनी हमारी भी सही। सुनी और मीटिंग होगी। तो वो मेरे ख्याल में बड़े ब्रॉड माइंडेड और ओपन वो आपको वो जिस तरह एक होता है ना जो बादशाहत वाला इमेज देना, वो नहीं था। वो नहीं था। ये बड़ी कदर जो है ना, ये बड़ा फर्क होता है, क्योंकि एक आप बैठ जाए चौड़े होके, वो सियासी थे ही नहीं ना। हाँ, वो तो एक बैंकर थे। हाँ, वो आए थे अपना करने कराने के पाकिस्तान को मैं ठीक कर दूंगा, उस वक्त ठीक। अब लगता है हमारा कि उस वक्त ठीक ही था, अब ये महसूस होता है। लेकिन इनको जब लाया गया है और इनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इससे पहले की इनकी जो थी जिंदगी, वो कोई इतनी ज्यादा हमारे नजरों में नहीं है। ये क्या करते थे ही नहीं ना पाकिस्तान में, ये बाहर ही रहे। ये तो अमेरिका में सिटी बैंक को हेड करते थे। हाँ, ठीक है। और बल्कि बड़ा ये मशहूर वाक़या है कि चेयरमैन सेनेट आए हुए थे लाहौर चैम्बर में, तो एक लाहौर चैम्बर में ना एक प्रोफाइल दिया जाता है R&D से, जो शख्स विजिट करता है तो आपके पास हर वक्त होता है कि उस दिन के लिए। तो सोबरू साहब बैठे हुए एज ए चेयरमैन सेनेट, तो मैंने उनका प्रोफाइल पर नज़र मारी, तो मैंने कहा सर अब ये मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन सर दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट है आपके प्रोफाइल। हमारे पास तो रोज़ कोई ना कोई आता है, तो यहाँ वो सिटी बैंक से होता है, ठीक है, और वो शौकत अजीज़ का साथी होता है। मैंने कहा दो चीज़ें आपकी बड़ी डिफरेंट है कि आपने सिटी बैंक में काम कभी नहीं किया, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, आप फर्स्ट वुमेन बैंक के प्रेसिडेंट रहे। वो सब आपने बड़ी ये चीज़ें नोट की हैं, कोई मुझे ऐसी बात किसी ने नहीं की। मैंने कहा ये लिखा हुआ मैंने क्या नोट की, ये तो मैंने देखा कि आप फर्स्ट वुमेन के पहले प्रेसिडेंट रहे। ये तो उस वक्त कोई वुमेन इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी कि वो ऐड करती है उसको। लेकिन ठीक है जी, ये देखें ना, ये मजे की बातें होती हैं। इससे पहले आप बता रहे थे कोई धुंध के वाले से कुछ थोड़ा सा, धुंध का राज छाया हुआ है जी। धुंध और स्मॉग दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली है और वो फैली हुई है सारी मोटरवे में, अब पेशावर तक पहुंच गई है। अब कोई भी मोटरवे बची नहीं है, कोई ना कोई पोर्शन धुंध की वजह से ब्लॉक हुआ हुआ। यानी कि इन दिनों में बाय रोड जो है ना, वो ट्रेवल करना समझ लें कि अपने आप को खुद मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ऐसे। और इसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया जी, फ्लाइट्स भी जो है, एयरपोर्ट भी शामिल। लाहौर एयरपोर्ट बंद हो गया कंप्लीट, वो भी शामिल हो गया दूध की वजह से ही। और फैसलाबाद एयरपोर्ट और सियालकोट एयरपोर्ट पार्शली बंद हुए, पूरे बंद ही हुए। अब फ्लाइटें जो लाहौर की हैं वो सियालकोट नहीं जा रही, वो इस्लामाबाद जा रही। अब इस्लामाबाद आप उतरेंगे, वहाँ से फिर ये मेरा ख्याल है जिस वक्त टैक्सी कर रहे होते हैं उस वक्त इनको प्रॉब्लम आती होगी, अदरवाइज लैंडिंग में और टेक ऑफ के लिए तो एक जो जदीद सिस्टम है उसके तहत ही करते। हाँ, अब तो जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, ये स्पेशली लाहौर का भी उसको नहीं आती। कई दफ़ा होता है कि आप बादलों को ब्रेक करके जब नीचे आते तो आपको पता लगता है आप आ ही गई और गए। वो मगर कंप्यूटर सिस्टम जो है ILS है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, वो आपको इनलाइन कर देता है। ठीक है, आप सिर्फ अप्रोच बनाते हैं, वो भी आपके पैरामीटर होते हैं, इस पैरामीटर में आपने आना। उसके बाद आप जहाज को हैंड ओवर कर देते हैं ILS के। आप कुछ नहीं कर, पायलट कुछ नहीं कर रहा होता, उसने खुद ही जहाज को उतारना होता है, हाइट भी खुद ही लूज करवाता है और खुद ही लैंड हो जाता है। क्योंकि जब लैंडिंग के बाद फिर आपने लैंडिंग के बाद जो है वो पायलट के पास कंट्रोल होता है, वहां पे आगे धुंध में इनको फिर वो पता लगे कि और ही निकल गया। हाँ, कहीं और निकल गया, किसी और दूसरा कोई जहाज आगे खड़ा है तो उसको जाके गले मिल लिया। नहीं, दो जहाज होते हैं ना जी, मूव नहीं कर सकते जितनी देर तक टावर उनको ना कहे।
जहाज के पायलट जो बैठा होता है ना टैक्सी पे, वो बिल्कुल अंधा होता है, समझे, उसको कुछ उसको सामने नजर आ रहा है उसको, और पीछे तो बैक मिरर तो लगा नहीं है, नहीं उसको कि पीछे देखे या राइट देखे या लेफ्ट देखे, उसको टावर गाइड करता है। और ये 200-300 मीटर दूर खड़े करते हैं जहाज कि ब्रेक लगाते लगाते, क्योंकि ब्रेक भी एकदम नहीं लगा सकते पैसेंजर प्लेन को कि लोग ही ना उछल जाए। ठीक है, सही। तो इसलिए कम से कम आधा किलोमीटर 200 मीटर ये इनका फासला रखा जाता है, और टावर ऊपर से देख रहा होता है, वो वॉच कर रहे हैं। अगर टावर को नजर नहीं आ रहा तो फिर ये फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। ये जैसे अफगानिस्तान में भी रिसेंटली हुआ था, तो विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम कंट्रोल टावर, तो पायलट्स ने जो है ना, खास तौर पे PIA के जो पायलट थे, उन्होंने बड़ी महारत से जहाज को वहां से उड़ाया और वो ले आए पाकिस्तान में। तो ये भी कभी कभी होता है इस तरह से। एक लाइटर बोर्ड पे खबर है, आप वक्फा ले लें जी। छिक्के पे छिक्का लगा, वो मैंने लाइटर बोर्ड 6 छिक्का 36 जनाब। लो जी, अब मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। Welcome back from the break, and you are listening FM 98.6. We are in conversation with our most senior analyst, former president Lahore Chamber, मियां शफकत अली साहब, और हम बात कर रहे थे इस वक्त जो है ना, देखिए बात चलती चलती चली गई है जी बनी गाला के करीब, लेकिन उससे पहले 6 छिक्का 36। हाँ, जरा खबर दिया जी लाइटर बोर्ड पे, जो बस कील नहीं करते, मुल्तान में 6 भाइयों ने 6 बहनों की शादी। मुल्तान, वेरी गुड। और 6 बारात जो गई है उसमें 6 दुल्हा, वेरी इम्प्रेसिव। और रुखसती जो हुई है उसमें 6 दुल्हन, सारी बहनें और वो सारे भाई। ये 6 बहनें वो एक ही घर में चली जाएंगी जहाँ पे 6 भाई होंगे। सिर्फ मुझे मसला ये है कि दुल्हन मिक्स ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो बैंड को डालना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी दुल्हन है, ये तुम्हारी दुल्हन है। नहीं, इनमें कुछ ट्विंस भी होंगे, फिर जाहिर सी बात है, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। मिलते जुलते तो सारे ही होंगे, देखो ना, एक ही बाप की औलाद है। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी इंतजार किया, उन्होंने भी बड़ा भाई उनका भी होगा ना, उधर से बड़ी बहन है उनकी भी है, तो वेट ही करते रहने कि जितनी देर तक छोटे जड़े ने वो जवान हो जाए। मतलब इसमें क्या कम जी 6 साल का तो फर्क होगा बड़े में और छोटे में, वो भी बड़ा फास्ट अगर खेला 10-12 साल 12 साल तो कम से कम होगा। 10 साल का मार्जिन, 10 साल का मार्जिन, 10 साल बनते हैं या 1.5 साल की एवरेज निकाले तो 9 साल तो बनते हैं। 9-10 साल, हाँ ठीक है। तो 9 साल बड़ा है जो सबसे छोटे दूल्हा से, और 9 साल ही वो छोटी है। हो सकता है कोई ऊपर नीचे भी हो जाए, कोई एक दूल्हा जो है अपनी दुल्हन से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छा एक है कि इकट्ठे काम निबेड़ दोगे, निबेड़ के परे मारो। वैसे खबर जब भी शादी की कोई आए, किसी बड़ी शादी की खबर आए, तो हमारा ध्यान असल में ना बनी गाला की तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा था, बड़ी शादी तो चल भी रही है ना, बड़ी चल रही। वो सुभाष साहब ने कुल्ला पहना हुआ है, माशाल्लाह उनका कद बढ़ गया कुल्ला पहनने से। साथ जो उनके साथ लंबे लंबे थे वो और ऊपर चले गए कुल्ला पहन के। या उन्होंने ये करा होगा कि किया होगा कि अपना कुल्ले का वो छोटा रखे, मेरे कुल्ले का लंबा हो। नहीं, जो शहबाज गिल साहब ने जो बात की है वो सुनी आपने? उन्होंने सुनी है, बिल्कुल। क्या कहते हैं? नहीं, शादी के मतलब वो नहीं मैंने सुनी, उनका वैसे सुना। शहबाज गिल साहब जो है ना, उन्होंने भी अपना वो क्या कहते होते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, उन्होंने शगुफा उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि कल थोड़ी सी इसके ऊपर हमने बात की थी, और मैंने बाद में भी ना कल सारा दिन इसके ऊपर, क्योंकि ये मौजू इस तरह का है जहाँ भी आप बैठते हैं तो लोग इसके ऊपर डिस्कस करना अपना इखलाकी और समाजी और सियासी फर्ज समझते हैं। वैसे भी ट्रेंडिंग में इस वक्त ये शादी नंबर 1 आ रही है, नंबर 1 पे है, ट्रेंड पे नंबर 1 है, नंबर 1 है। अच्छा, वो जनाब मरियम नवाज के मुतालिक जो बात मियाँ साहब ने कल हमें बताई थी ना, ग्रूमिंग की, तो मैंने उस चीज़ को बड़ा लोगों को मतलब समझाया, और लोगों ने एडमिट किया, उन्होंने कहा जी ये हमें मज़ा आया बात सुन के, तो बड़ी लॉजिकल बात की है, और लोग कमिटेड हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो है ना इस चीज़ को अडॉप्ट करें, और सबको करना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करें, आप स्टडी करें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, डिस्कशन में हिस्सा लें, और ये वीडियोस देखें, कॉन्फिडेंट रहें। कल आपका प्रोग्राम देख रहा था जो आपने किया मियां अजीम साहब के साथ। आपके पहले शो में और उस शो में बड़ा फर्क है। ठीक, ग्रूमिंग चल रही है, वो चल रही है, और होगी।
और देखिए, एक मुझे याद है जब मैंने फलसफे की क्लास खत्म की तो मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे जूनियर थी, तो उसको मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अब यूनिवर्सिटी से, तो मुझे कुछ लिख के दो। उसने लिखा देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। वेरी गुड। अब ये मेरी जिंदगी का एक वो ऐसा फिक्र है कि जितने भी ऊपर चले जाओगे ना, उसके ऊपर जगह फिर खाली। आप अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन गए ना, तो उसके ऊपर फिर एक जगह खाली है। तो देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। एट द टॉप। वो जैसे वो अक्सर हमें स्टील से मुतालिक पूछते हैं ना कई लोग, जिनको नहीं अंदाजा होता कि ये पता नहीं कहाँ पे इतना स्टील लगता है, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि आप जब पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देखते हैं ना, तो जितना भी कवर्ड एरिया है ना वो तो इस्तेमाल हो गया स्टील, अभी जितना एरिया कवर नहीं हुआ थे होना। कोई ऐसी गल। तो शहबाज गिल साहब ने जो है ना बड़े एक संजीदा तरीके से बात करते करते फिर उसको उस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया कि फिर बंदा सर पकड़ के बैठता है। वो कहते हैं कि जो हमजा शहबाज साहब हैं वो गए थे, वो भी अच्छे लग रहे थे, वो कि उन्हें मामू बना दिया गया, वो मामू ही है उनके जुनेद के, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा जुनेद जो है वो हमारा भी बन जाए, और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा हैंडसम है, और वो देखने में, मरियम हमारी बहन है तो वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी उन्होंने तैयारी की, और इन्होंने बड़े जो है ना HSY से ये ब्रांडेड इन्होंने कपड़े शपड़े तैयार करवाए हैं, सारा कुछ। कोट लखपत जी। ओ यस, अच्छा वहाँ पे। हाँ ठीक है। उन्होंने इतनी सारी एफर्ट करने के बाद एक चीज़ की कमी रह गई है कि ये काश कि कैप्टन सफदर साहब को भी तैयार करवा लेते। वो कहते वो वेटर लग रहा है उत्थे खलोता, ये नहीं कहना चाहिए, गलत बात की है। देखिए ये चलिए आगे से शुक्र है ये नहीं जवाब आया कि भाई तो अपनी शक्ल से पहले मेरे ये कहता उनके साथ कल हो गया। ये शराफत की कोई कदर कीमत नहीं है समाज। उनके साथ देखे जी हो गया कल। अच्छा, कि लाहौर यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, ठीक, डिग्रियां बांट रहे थे। ये शहबाज गिल साहब। एक बच्ची ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, चलो वापस मारे, अब फाड़ते यार वैसे अब एक तो देखे यूनिवर्सिटीज में जाके इस पता नहीं उसने क्यों वापस की। शहबाज गिल साहब ने किया ये ख्वाजा साद रफीक की रिश्तेदार है इसलिए इसे वापस की। मेरा ख्याल में वो होगा कि जो डिग्री वो ले रही होगी उससे ये कम क्वालिफाइड होंगे। डिग्री देखिए, एक चांसलर जो है ना उसका तो एक प्रोटोकॉल है कि वो डिग्रियां बांटते हैं। शहबाज गिल साहब को नहीं जाना चाहिए था डिग्रियां बांटने, या चांसलर जाते गवर्नर साहब, वो एक दिन पहले गए हुए थे प्रेसिडेंट साहब के साथ, मगर कॉन्वोकेशन पे इनको भेज दिया। इनकी क्वालिफिकेशन शायद उतनी ना हो जितनी बड़ी वो डिग्री दे रहे थे। तो उस बच्ची ने कहा जी मैंने इनसे डिग्री नहीं लेनी। ये एक एम्बेरसमेंट है, और ये आपने खुद पेश किया अपने आप को आगे अपने वॉलंटियर। जहाँ तक शक्ल की बात है, ये जो सफदर साहब हैं जवानी में बड़े खूबसूरत थे तो मरियम ने शादी की। जी अदरवाइज वो क्यों करते? अदरवाइज क्यों कर? उनकी राय तो शामिल थी ना उनकी, और वो उसी घर में डिप्यूट भी थे। तो अब वो वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी उस तरह ग्रूमिंग नहीं की होगी, या ब्यूटी कॉन्शियस नहीं है वो, तो वो एक अलग बात है। मगर शक्ल पे आप क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते, ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको जितनी दी है उस पर शुक्र अदा करें। उस वक़्त में जो अगर आप सोचें ना, तो आप अगर ये हमारे जो सेकंड लेफ्टिनेंट जब बनते हैं, चाहे वो जिस तरह की होता है वो यस वो पूरी अपनी पीक पे उतर, जब वो वर्दी पहन लेता है जो खाकी वर्दी है ना, असल में ये सोने पे सुहागा होती है, ये आपकी एक ग्रेस बनाती है। मुझे बल्कि वो याद है कि जब ये ड्रामे लगते थे ना, ये अपना ISPR ये बनाते थे, सुनहरे दिन इन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली, तो वो हर किसी का ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना फौज में जाऊंगा, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बनूंगा, काकूल जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो वो जनाब अच्छा कोशिश आप करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर होता है वही होना होता है। ख्वाहिश तकरीबन सभी नौजवानों की यही होती है कि हम आर्मी में चले जाएं, किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाए। ये जब हमने ड्रामे देखे ना, तो वो जो एक हमारे अंदर की ये ख्वाहिश थी ना, अंदर का फौजी जागता, अंदर का फौजी फिर आपका वो जागता है। लेकिन आपको एक बड़ा जो है ना वो मज़ा भी आता है देख के इस तरह के ड्रामे के, यार आपकी तसल्ली हो जाती है कि आप उसको देख के थोड़ी सी ना वो तशनगी जो थी वो जनाब वो हो गई। तो ये ड्रामे ISPR के जो भी आते हैं आजकल भी, एक वो मेरा है वो एक खातून पे जो जनरल निगार के ऊपर बनाया है, वो बड़ा अच्छा चल रहा है, वो लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। तो ये और वो रियल स्टोरी है, वो रियल स्टोरी है। हाँ, इसको बड़ा अप्रिशिएट हम भी करते हैं। ISPR के ड्रामे वाकई देखने से ताल्लुक है। दुनिया में कम, और तो शायद में हो ही ना, पाकिस्तान में तो पहले ही किया, पाकिस्तान में तो पहले ही है, इंडिया में भी कोई नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे कोई और नहीं गया। जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा जी, अब आ जाए थोड़ा सा बनी गाला के हालात के मुतल्लिक कि ये जो अखराजात हैं वहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का असर उसके ऊपर भी है। नहीं, वो देखिए जी, असर महंगाई बढ़े कम हो, अखराजात कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अखराजात आ कहाँ से रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो हमने परसों अनाउंस किया वजीरुद्दीन साहब के हवाले से, कल की बात है महल में, तो वो वजीरुद्दीन साहब ने कहा जी ये तो जहांगीर तरीन साहब पैसे देते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब ने कल कह दिया जी मैंने तो कभी एक पैसा नहीं दिया, पार्टी को दिए होंगे, पार्टी फंड, मगर बनी गाला पे मैंने 1 रुपया आज तक नहीं खर्चा। ऐसे दोस्त हो तो ऐसा हो। और नहीं, अब ये देख रहे हैं कि पैसे फिर आ कहाँ से रहे। अगर इतना, पहले तो ये भी देख रहे हैं कि इतना खर्चा हो सकता है, क्योंकि जो लोग बनी गाला में जाके मिले हैं उनसे, उन्होंने कहा जी बड़ा कोई अच्छा वीआईपी हो तो उसको 1 बिस्किट का वो पैकेट नहीं होता छोटा 4 बिस्किट वाला, वो ऑफर किया जाता है, बांध वो भी खोल के। नहीं, ये तो खान साहब ने एक दिन खुद भी कहा था। अमेरिकन एम्बेसडर आया था तो वो थल्ले फाड़ लिया खोखे दो उन्होंने वास्ते, और खोल के भी नहीं रखा, वो एंटी बंद ही पे आ रहे हैं, इसलिए कि अगले मेहमान के लिए भी तो वही चलाना है ना। वेरी गुड। तो ये खान साहब देखिए बड़े वो पैसे बचाने वाले शख्स हैं, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 32 लाख रुपए आपने कल बताया। हाँ, 30 लाख रुपए से 50 लाख तक गया ना, तो 1 लाख रुपए रोज का हो गया ना। तो 1 लाख रुपए रोज का मुलाजमों की तरह तो नहीं हो सकती, या बिजली की बिल तो नहीं हो सकती, कि कुछ देखना पड़ेगा ये फिगर भी। वो जो उन्होंने कोई वो पेट वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे, उनकी इम्पोर्टेड जो है ना खुराक है, और वो महंगी है थोड़ी सी, लेकिन वो भी ये लाख रुपए की तो नहीं हो सकती रोज की, वो भी रोज की। तो क्या ये अखराजात करते होंगे फिर वहाँ पे, बिजली का बिल ज्यादा आता है तो वही नहीं, मेरा ख्याल है कितना आता हो। वो साहब पूछ ली फिर बेटे ने कहते हैं बेटे इतने पैसे तुम्हें दिए थे, बेटा साहब तो देखे थे। नहीं, अब ये जो मियाँ साहब ने बात की है ये भी बड़ी लॉजिकल बात अब सामने आई है। मेरा ज़हन इस तरफ जा रहा था कि देखें खान साहब बड़े लकी हैं, जैसे उनकी पहली बेगम जो है वो आज भी कोई मामला इनके खिलाफ जा रहा हो ना तो कोई ना कोई स्टेटमेंट वो इनकी फेवर में देती हैं, और ये बड़ी इनकी खुशकिस्मती है। ऐसे ही जहांगीर तरीन साहब, आपका कहना कि उधर से पैसे आते हैं, वो अपने बच्चों के बाप को पाल रही है। देखो जी, कुछ भी हो सकता है, पाउंड तो थोड़े से बनते हैं, लाख रुपए के कितने पाउंड बनते हैं। ट्रांसफर आजकल तो ऐप से ही ट्रांसफर है, वो 500 पाउंड ही बनेंगे, भेजिए भाई जरा। तो इसमें तो क्या वो देखो ना, कोई बड़ी बात नहीं, तल्लक रखा हुआ है, तो इसमें क्या मसला है, जाते हैं मुलाकात भी हो जाती है कभी कभार। डिक्लेयर करने में कोई हर्ज नहीं है कि बता दे कि जी ये यहाँ से मुझे पैसे आते। वो खान साहब उनका कह सकते हैं, उनके पास एक वो है। मगर खान साहब ने एक दफा स्टेटमेंट ये दी थी कि जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो मुझे तनख्वाह मिल रही है उसमें गुजारा नहीं हो रहा। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बरकत दे और आपके जो अखराजात हैं उनको वो अपने गैप से पूरा करें। हाँ जी, ऐसे तो ये भी अगर नौबत आनी थी, पूरे हो ही रहे हैं जी, हो ही रहे हैं। चलो अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाएगा ही ना जी, इंशाल्लाह ताला। तो अब ये कह रहे हैं जो साबिक चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ये इनको, तो जनाब ने क्या किया जब आप थे उस वक्त, और ये क्या है मतलब इसका क्या, ये बैठ के शब्बर जैदी साहब को समझ नहीं आई उस वक्त, तो बिजनेसमैन को बुला के तो बड़ा धमकाते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब वो नहीं रहे तो फिर हमारे साथ आगे शामिल हो गए। लेकिन वही यानी कि जब अपने ओहदे से आप जाते हैं तो स्टेटमेंट सबकी ऑलमोस्ट जो है ना वो एक ही होती है। एक किताब पढ़ी हुई है जिसमें अपोजिशन वाली स्टेटमेंट है, एक किताब पढ़ी हुई है सब अच्छा है, वो हुकूमत वाली स्टेटमेंट। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक बड़ी मज़े की खबर है, और वो थोड़ा सा क्योंकि उस दिन आपकी जो मिनिस्टर थे शिबली फराज साहब, उनसे जब मुलाकात हुई तो ये कहते हैं कि जी भंग जो है वो फ़ायदेमंद है, और इसका जो है ना भंग के अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज है, इंसानी असाब के लिए क़ुव्वत बख्श है। ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना ये फरमा रहे हैं। तो इसको जो है ना हीरोइन के साथ वो कह रहे हैं कि सजा वगैरह वो ना अटैच ना करें, ये लद है वो लद है। हुआ क्या है, भंग और अफीम ये इस इलाके की नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन थी। अच्छा, आज से नहीं है, ठीक है, हजारों साल से। भंग दरअसल है क्या, ये जरा पौधा है, एक पौधा है, ठीक है, और खुद जड़ी बूटी है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं वो सिलसिला ही खत्म हो गया हुआ है। इंडिया में है आज भी है।
इंडिया में है। इंडिया में वो जो आयुर्वेदिक और वो दूसरे हाँ वो चलते हैं, वो सारे वो चलते हैं। कई दफ़ा कोई मेडिसिन इंडिया से मंगवानी पड़ जाती है क्योंकि उनके पास वो हमारे इधर हुक्मा के उन्होंने स्टीरॉयड यूज़ करने शुरू कर दिए और सारी इंडस्ट्री का तबाही कर गई। भांग जो अफीम है ये मुझे मेरी होश में यहाँ पे ठेके हुआ करते थे, मैं खुद जाके कोई मेडिसिन के तौर पर लेते थे, तो जाके खुद लेता रहा। हुआ क्या, जब अफगानिस्तान में हेरोइन की प्रोडक्शन शुरू हो गई तो इसको इस पे भी बैन लग गया, हालांकि इस पे बैन नहीं होना चाहिए था। ठीक ठीक ठीक। ये इसके अच्छा आज भी मिजारों के पास लाइसेंस हैं भांग उगाने के। अच्छा लाइसेंस होता है? यस, इसका लाइसेंस होता है उगाने का भी और रखने का भी। अंडर सुपरविजन होती है कि कितनी आई कितनी गई, होती थी अब तो नहीं है। तो ये कोई हाँ सब कोई नया काम नहीं करने लगे जो क्रिटिसाइज किया जाए कि ये तो बड़ा वो है गलत काम है या कोई खुदा ना खास्ता नशावर चीज़ें हैं। ये देखिए आप आज भी पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, आपकी दर्द खत्म तो नहीं होती, आपकी दर्द फील करने की हिस्सा खत्म हो जाती है फॉर द टाइम बिंग। 10 घंटे आपको फील नहीं हुआ दर्द, और उसमें क्योर भी आप नेचुरली कर रहे होते हैं, दवाई आपको क्योर नहीं करवा रही होती, उतनी देर तक कर चुके होते हैं। उतनी देर अल्लाह ताला ने जो इंसान की बॉडी या किसी भी जानदार की बॉडी बनाई है उसमें सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है। यस ट्रू। आप लेट जाते हैं, उसके बाद आप उठते हैं तो पता चलता है थकावट उतर गई है, आप सेल्फ हील कर रहे होते हैं। इसी तरह जो योगा है वो आपको वो उस रिलैक्स करवा रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, योगा जबरदस्त, ठीक हो गया, बेहतरीन। अब इसी तरह जो भंग है ये आपको कोट कोट पीतियां तो रब गला कीतियां वो आपको उस फेज में ले जाती है। हाँ। और मिजारों को जैसे मैंने बताया जी अलाउड है, किसी मिजार को कितने अलाउंस। अच्छा, उसके बाद खुद उग जाती है। और जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 12 घंटे पूरा दिन और 12 घंटे पूरी रात, वहाँ पे ये फ्लावरिंग करती, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं करती। वो पाकिस्तान में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, चकवाल, पेशावर और झेलम। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में वो टाइम आता है जब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। तो ये इसके ऊपर यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भंग की तरफ लाना पड़ेगा। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर ही रहे, वो आज भी कर रहे होंगे, उनके पास आज भी पौधे होंगे। ठीक है, पौधा ही ऐसा कोई नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल एनवायरनमेंट हो। लोगों ने अपने घर जो आपकी शिबली फराज साहब से मुलाकात जब हुई है तो वो क्या दरअसल हुकूमत चाहती क्या? नहीं, वो देखिए वो बड़ी स्पेसिफिक टॉपिक था। वो ये था कि इसके सीड जो स्पेशल सीड है जी। वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कर सकते हैं। ठीक है। शिबली फराज साहब उनके एबिलिटी देखने आए थे कि ये सीड डेवलप कर सके। उन्होंने कई दर्जनों सीड दिखाए जो उन्होंने डेवलप किए थे। अब देखिए हाइब्रिड सीड है क्या? हाइब्रिड सीड ये है, जितने भी चीजें पौधे जितने भी है ना, ये अल्लाह ताला ने कहा मैंने जोड़ों में पैदा किए। जोड़ों का मतलब पेयर्स में। ठीक है, एक मर्द है एक औरत है। पौधों में भी मर्द औरत होता है। कई पौधे ऐसे भी हैं कि एक ही पौधे पे एक फूल मर्द है और एक फूल औरत है, और कई पौधे ऐसे हैं जो अलग पौधा मर्द है और अलग फीमेल है। अब शहद की मक्खियां या तितलियां ये पोलिनेशन करती हैं, एक से उठा के स्पर्म दूसरे पे डाले, पोलिनेशन होगी और आगे बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। अब ये जो हाइब्रिड सीड है ये स्पेशल किस्म के मर्द और स्पेशल किस्म की औरतें वो अलग प्रिजर्व किए जाते हैं कि जी इस मर्द के इनके साथ पोलिनेशन करानी है, फिर वो आगे बच्चे स्पेशल किस्म के पैदा होते हैं। अब ये देखिए इंसानों में भी बहुत सारी कोशिशें की गई कि अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों में शादियाँ करवाई गई ताकि नस्ल इम्प्रूव हो। और कई दफ़ा कज़न मैरिज में आपको पता चलता है कि ड्रॉबैक आ जाते हैं, क्योंकि उनके दादा एक ही होते हैं तो वो एक ही से वो क्रॉस ब्रीड हो जाती है। तो ये शिबली फराज साहब और वाइस चांसलर थे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, और PCSIR के जो थे चेयरमैन वो भी साथ थे। 8-10 लोगों का डेलीगेशन था। फिर उन्होंने मैंने कहा जी एंड पे मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी मीटिंग को कंक्लूड करें। उन्होंने ये कहा जी कि मुझे बहुत अच्छा सेटअप लगा, एवरीथिंग इज ओके,
हम प्रोडक्शन पाकिस्तान में कर सकते हैं सीड की, हाइब्रिड की सीड की प्रोडक्शन ये हमने करनी है कि उसमें 99% फीमेल ही निकले, क्योंकि फीमेल से आगे फिर अफीम की प्रोडक्शन होनी है, उससे मेल ना निकले या बहुत कम निकले। वो उन्होंने एबिलिटी देख ली कि जी वो कर पॉसिबल। लेबॉर्ट्री उनकी देखने वाली थी, लेबॉर्ट्री भी विटनेस की उन्होंने। और फिर उन्होंने एंड में कहा कि जी मेरी कोशिश होगी 8 से 10 लोग ऐसे और मैं बना दूँ कि हमारे पास एक ना हो सेटअप 8-10 हो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये जगह आपके लिए है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग करवाएं उन लोगों की, फिर उनके जब आप एग्जाम लेंगे तो पता चल जाएगा। 20 को भेजें तो शायद 2 तो निकलेंगे, फिर अगले बैच में 20 भेजें फिर 2 निकलेंगे। तो ये चीज़ फिर उन्होंने एग्री की। और ऑल्दो बड़ी तकलीफ में थे, उनको हर भांगनी थी उस वक्त, उनको एक गोली दी तो उससे काफ़ी बेहतर हो गए। और वो हैं भी वेजिटेरियन। अच्छा। पकौड़े खाते रहे वहाँ पे, बड़े मजे से चाय पीते रहे। ठीक है। गोश्त को हाथ नहीं लगाया। गोश्त को हाथ नहीं लगाया। और क्योंकि मुझे इसलिए पसंद थे कि मेरे चाहने वाले के बेटे थे वो, फराज अहमद फराज के। तो मैंने उनको कहा जी मैं तो उनकी बड़ी शायरी सुनता रहा हूँ और किताबें ले लेके अगर खरीदी हैं तो मैंने शायद उनकी खरीदी। तो उन्होंने कहा जी बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूँ तो लोग मुझे नहीं मेरे बाप को ज़्यादा जानते। उनकी वाकई एक रिस्पेक्ट और इज्जत है, और जो साहिब इल्म लोग हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, और करनी भी चाहिए। इस मौके पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और एक और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 98.6 लाइव। आपके साथ इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। भैया साहब बता रहे थे आप कुछ शुगर के हवाले से। उसके मिनिस्ट्रियल बॉडी एक बनाई है मिनिस्टर साहब ने, तो जो इस साल के शुरू में हुआ यहाँ मिड में शुगर शॉर्ट हो गई। अच्छा। और वो उसकी प्राइस 150 रुपये तक चली गई। अब ये वापस 86 पे आ गई है। ठीक है। हाँ, एक बोरी लें तो 86 रुपीज़ पर किलो मिलती है 50 किलो का बैग जो। ये मैंने खुद खरीदी इसलिए मैं ऑथेंटिक। अब उन्होंने इस पर रेगुलेशन टाइट की है। एक तो क्रशिंग इन टाइम होनी चाहिए और फार्मर को पैसे प्रॉपर मिलने चाहिए। और प्राइस अब ये नहीं होगी सबके गन्ने की एक प्राइस। उन्होंने कहा जी शुगर कंटेंट के हिसाब से हम प्राइस फिक्स करेंगे। मतलब एक ट्राली आएगी, उसका टेस्ट होगा कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है, उस हिसाब से प्राइस दी जाएगी। अब ये मेरे ख्याल में उन्होंने मुशावरत शुगर मिलों वालों से भी की है। एक जिसमें 8% शुगर कंटेंट है, एक जिसमें 11% है, उनकी प्राइस तो एक नहीं हो सकती। ये सजेशन भी उन्होंने कंसिडर कर रहे हैं कि जी ये ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने मिनिस्टर्स की बॉडी बना दी है। मेरा सवाल और है कि ये चीज़ें क्यों इस तरह मैनिपुलेट होती हैं। इसकी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जी। एक तो प्राइस हमारे पाकिस्तान में वो रखी जाती है जो इम्पोर्टेड से थोड़ी सी कम हो। ठीक है। कल मेरा बेटा भी मुझसे ये डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा आज की यार शुगर प्राइस चेक करो इंटरनेशनल क्या है। ठीक है। उसी वक्त ऑनलाइन जो आजकल बच्चों को है $500 पर टन थी शुगर की प्राइस। $500 मीन 90 रुपये। अब उस पर किराया भी पड़ना है और उस पर ड्यूटी अगर है, फर्ज करें ड्यूटी गवर्नमेंट कहती है ड्यूटी कोई नहीं है जी, आप सिर्फ किराया 90 रुपये ही प्राइस रखी गई यहाँ पे, जो होलसेल में 86 है और रिटेल में 90 है। तो शुगर मिले इस तरह मैनिपुलेट करती है सारी इंडस्ट्री। स्टील वाले भी हर वो इस तरह देखते हैं जी अगर बाहर से चीज़ आए तो कितने की पड़ेगी, तो मैं थोड़ी सी प्राइस से कम रखूँ। जो ऑल दो बिजनेस का तरीका नहीं है ये। ठीक बिजनेस का तरीका यही है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, उस हिसाब से प्रॉफिट डाल लें फिर करें। मगर यहाँ पे वो आटा हो, शुगर हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसको उसी तरह रखते हैं। अब इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, गवर्नमेंट कैसे इसको, एक तो है डंडे से करे, डंडे से लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वो। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट की पहले अपनी फैक्ट्री थी, उन्हें डीनेशनलाइज की। गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि जी इतने % हम खुद बनाएंगे, 10%, 20%। अब होता क्या है कि आप कहेंगे जी 20% से तो मसला नहीं हल होगा।
पास्कू का रोल ज़रूर गवर्नमेंट को अदा करना चाहिए कि तकरी के दोनों पलड़े हैं ना, जिसमें वो पास्कू डाल देंगे वो हैवी हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा। गवर्नमेंट को उतनी इंडस्ट्री ज़रूर रखनी चाहिए। हाँ। किसी इंडस्ट्री में मोनोपोलाइज्ड है, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, किसी इंडस्ट्री में है ही नहीं, बिल्कुल निकल गए। हाँ। घी इंडस्ट्री में देखे बिल्कुल निकल गए, आटा इंडस्ट्री में बिल्कुल निकल गए। पहले ये आपने नेशनलाइज की थी, शुगर मिलें आपने नेशनलाइज की थी, अब आप बिल्कुल उसमें से निकल गए, अनजान बन गए। अगर आप पेट्रोलियम में चले जाते है ही गवर्नमेंट, दूसरा बंदा ही कोई नजर आता। वापडा में चले जाते, इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है प्राइवेट, उसमें गवर्नमेंट है, मोनोपोली है। इस तरह गैस में ले लें, कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को निर्णय नहीं आने देते। अब वापडा को अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं या प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं जी चलो प्रोडक्शन ना करें, आप प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है जो 100% वो इनएफिशिएंट है और लॉस कर रही है, 20 से 50% लॉस हो रहा है सिर्फ बिजली ट्रांसमिट करने में। ये तो बिल्कुल नाहली है कि आपने बिजली एक जगह से दूसरी जगह, ये तो ऐसे ही आपकी गोदाम और आपकी दुकान के दरमियान चीज चोरी हो जाए, ये तो आपकी नाहली है ना। नाहली, बिल्कुल। तो वो गवर्नमेंट वो उसको पर्दा डाल देती है, 100-200 अरब रुपया हर साल फूंक देती है कि जी ये नुकसान हो गया, और दूसरी तरफ कंज्यूमर पे भी वो डाल देती है, अल्टीमेट उस पर आपने ये करना है। तो ये इसका हल यही है कि आप कुछ परसेंटेज आपका जी गवर्नमेंट ने कि मैंने खुद बनानी है, वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से मिल के बनाए या अकेले बनाए, तब ये चीज़ें रेगुलेट होगी, अदरवाइज रेगुलेट नहीं होगी। अदरवाइज नहीं होगी। इस पे जो है ना पूरा एक अथॉरिटी बननी चाहिए और बैठ के चेक करे कि ये हो क्या रहा है दरअसल। बहरहाल ये वही बात आपकी ठीक है, जहाँ पे नज़र आता है कि कुछ ज़्यादा मार्जिन है, ध्यान उस तरफ चला जाता है, उस तरफ। हाँ, बहरहाल अब इसमें जो है ना जाते जाते एक आपको बताते हैं बात कि अमेरिका में जो कांग्रेस ने एक कमेटी तश्कील दी है, 16 रुकनी कमेटी है जिसमें डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं, और ये फाइंडिंग उन्होंने 3 साल के अंदर करनी है कि हम अफगानिस्तान में जो जंग है वो अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी UN फोर्सेस के होते हुए तालिबान के हाथों कैसे हम शिकस्त हमें हो गई और तालिबान कैसे जीत गए। तो ये अब इनको पता लग गया कि हमें शिकस्त। वो वियतनाम वाली रिपोर्ट आ गई है इनको। हाँ, वियतनाम वाली भी मेरा ख्याल है कि अभी तो वो पब्लिश नहीं कभी की, अगर आई हो शर्मिंदा होंगे। अब ये उनको 3 साल का काम भी नहीं है, ये हम 6 दिन में आपको रिपोर्ट बना देते हैं। रिपोर्ट तो ये है कि आप यहाँ से चले गए हैं, आपको शिकस्त हो गई, वो रिपोर्ट है। हाँ, तो बस मैं अब इन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि जी उस जंग में किस किस ने हमारा साथ नहीं दिया। असल ये इस तरफ, वो ये इस तरफ आएंगे। हाँ। और एक कमेटी और भी उन्होंने बनाई है कि इस्लामिक फोबिया जो है ये क्या है, करेंगे ऐसे इस्लामिक फोबिया का। अच्छा। देखिए अब इशू क्या है US का कि इनको एक दुश्मन चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जो हमेशा होना चाहिए। जो अब दुश्मन तो मर गया था थे रशिया में। हाँ। पहले वो मरा, फिर उसके बाद इन्होंने इस्लाम को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, जी ये हमारे दुश्मन है और ये दहशतगर्द है। मजहब दहशतगर्द होता, लोग हो सकते हैं, वही दहशतगर्द आपने पहले वो दहशतगर्द ही थे, वो आपके साथी थे, उस वक्त आप वाह करते थे। जब वो आपके खिलाफ हो गए, उन्होंने देखा जी रशिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, असल प्रॉब्लम ही अमेरिका है। तो जब आपकी तरफ हो चढ़े तो आपने कहा ये दहशतगर्द है। इसी तरह वो किसी ज़माने में चाइना को भी कहेंगे ये भी दहशतगर्द है, ठीक, क्योंकि वो उनके खिलाफ है, उनको उनके नजरियात मिलते ही नहीं मिलते। तो ये वो कम ज़र्फ किस्म के लोग होते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए एक दुश्मन की ज़रूरत होती है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखेंगे कोई एक बंदा ना किसी एक के खिलाफ बोलता जाएगा, अल्टीमेटली उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर दूसरे के खिलाफ बोलता जाएगा। उसका काम ही है बोलना। उससे अगर वो किसी को मुखालफत नहीं करेगा तो वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे मुल्क भी होते हैं। इसमें इंडिया और US खास तौर पे ये लीड करते हैं कि इनको दुश्मन चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के। तो जो भी दुनिया की, इंडिया को पाकिस्तान मिला हुआ है, अब अमेरिका का जो टारगेट है वो इस्लाम है। वो इस्लाम ये जो इस्लामिक फोबिया के नाम से वो इसको कहते हैं। ऑल्दो वो एक मुसलमान ही है जिसने ये बिल पेश किया, उसके साथ एक जूश औरत है जो ये
नजरियात उसके हैं। तो ये बिल मतलब पेश किया और पास भी हो गया 7 वोटों से, सिर्फ 7 पास वोटों हुआ। से। तो हो सकता है किसी वक्त 7 वोट इस्लामिक लोगों के बढ़ जाए। 3 वोट टोटल है मुसलमानों के पार्लियामेंट है, उनके हाउस ऑफ कॉमन है ये जो उसमें। तो ये करेगा क्या, मतलब ये इस्लामिक ये स्टडी करेंगे, उन्होंने बस सैर सपाटा भी करेंगे। अच्छा, इस्लामिक मुल्कों में जाएंगे, हमारे जो पॉइंट है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि जी ये होता है, ये होता है। यानी कि आपके नजरियात को चेंज करने की कोशिश की जाए। नजरियात हमारे चेंज नहीं हो सकते, उसमें थोड़ी बहुत ही रद्दबल हो सकती है। जो इस्लामिक पिलर्स हैं वो खत्म नहीं हो सकते, वो खत्म नहीं हो सकते। लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश देखे हर लिहाज से वो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसराइल को जैसे अब वो सऊदी अरब को कहा है कि आप इसराइल को माने, ठीक है, वो तैयार है मेरा मानने के लिए। हमें भी कह रहे हैं। अच्छा, देखिए बाजू मरोड़ के किसी को मनवा लेना कोई काम नहीं है। अब यमन में क्या हुआ रहा है, उसके पीछे भी कोई पुष्टपराही कर रहा है ना। हाँ, जो हौजी बागी जो वहाँ पे ठीक हो गया ना, वो उसको काउंट दबा रहे हैं सऊदी अरेबिया को। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान को दबाने के लिए भी मुख्तलिफ टेक्ट। बिल्कुल। देखिए हमें गैस की शॉर्टेज आज ईरान ने पाइपलाइन बॉर्डर तक पहुंचाई हुई है। अच्छा, हमारी भी लाइन उनकी बहुत दूर नहीं होगी, हमने ईरान से लाहौर नहीं लेके आनी, कोयटा लेके आनी होगी या उधर लेके आनी होगी। तो हमें वो रोकता है कि जी आपने ईरान से गैस नहीं लेनी, वो इसी भुखे मर जाइए तो उन्होंने कहा जी तुम हम अलग रहे। इसी तरह वो इंडिया को भी रोकता है जी आपने ईरान से गैस नहीं लेनी। वो ये बेसिकली पाकिस्तान इंडिया ईरान प्रोजेक्ट था जो पाइपलाइनें जानी थी, उनको भी रोका और हमें भी रोका। ना हमें सेंट्रल एशिया से लाने दे रहा है, ना हमें इधर से करने दे रहा है। तो हम अपनी एनर्जी क्राइसिस पूरे कैसे करें? अनबिलीवेबल। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पे भी प्रेशर है और ये आगे चल के कुछ आपको बेसिकली जितनी देर तक हम ये नहीं रियलाइज़ करेंगे कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल फोर्स के पीछे जो है वो इजराइल ही है, या उसको और सबब करे तो यहूदी ही है असल जो इकोनॉमी चला रहे हैं। ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है ये अमेरिका का नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये यहूदियों का बैंक है और अमेरिकन गवर्नमेंट भी उनसे लोन लेती है मार्कअप पे। यहूदी आपस में जो बिजनेस करते हैं उसमें मार्कअप नहीं होता, ठीक है, किसी और को देंगे तो उस पर मार्कअप। ये यहूदियों के मतलब जो बात मशहूर है कि वो जब बच्चा तालीम हासिल कर चुकता है तो उसको फिर वो देते हैं पैसे, ये पकड़ो और कारोबार करो। ये इस तरह का माइंडसेट है। बिल्कुल है जी। यहूदी जो है अपनी कौम के सिलसिले में वो बड़े सिंसियर है। अगर उनको देखा, जब माँ कंसीव कर लेती है बच्चा, वो उस वक्त ही उसको अलहदा कर देते हैं सोसाइटी से, उसको एक बहुत अच्छे माहौल में रखते हैं और जैसा बच्चा चाहिए होता है वैसी ही चीजें माँ को प्रोवाइड की जाती है। वो उस किस्म का बच्चा ही पैदा करती है और फिर आगे गूगल बने या जो मर्जी बने, जो मर्जी। नहीं, कमाल है जी, ज़बरदस्त। ये टेक्नोलॉजी का, जदीद टेक्नोलॉजी का जो है ना ये फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल ये कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आप भी चाहें तो कोशिश करें और जो इल्म है, हुनर है, फ़न है, ये सीखें। इसी की जो है वो वैल्यू है। मेरे ख्याल में एक हमें बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हमारा ट्रेड बैलेंस ठीक नहीं हो रहा। हम ये नहीं है कि मैं नहीं ठीक कर सकता या आप नहीं ठीक कर सकते। हम अगर इतना सोच लें कि ये मैं चाय का कप उठाने लगा हूँ तो मैं चाय कौन सी पी रहा हूँ, ये पाकिस्तानी चाय है या इसमें फॉरेन एक्सचेंज शामिल, पानी की बोतल उठाएं, कोई चीज़ देखें, उससे पहले एक मिनट के लिए सोच लें तो शायद आप रुक जाएं, एक इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल करने से बच जाएं, जिससे हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, सारे 22 करोड़ लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। $1 भी हम रोज़ का कम खर्चें या उसकी कंजम्पशन का कम कर दें तो $22 करोड़ बनते हैं रोज़ के। वेरी गुड। और साल के देखें कितने बन जाते, कितने बन जाते। तो एक कतरा भी बचाएंगे हम तो मुल्क के लिए वो बेहतरीन काम हो। और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। इसी अच्छे पॉजिटिव नोट के ऊपर आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह ताला। बशर्ते ज़िंदगी कल फिर मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। सर्दी ज़्यादा है, इसमें एहतियात करें क्योंकि ये मौसम इस तरह का है कि ये बीमारियों को हमारे आसपास ही रखे हुए है।
तो इसमें जो है ना बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और ड्राई फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं और साथ यखनी जो है ना वो, और ड्राई फ्रूट में महंगी सस्ती सारी चीज़ें, अगर महंगी नहीं अफोर्ड कर सकते तो सस्ती वाली खा लें, मूंगफली खाई जाओ, कोई मूंगफली खा लें। लेकिन वो कहते हैं खुशक सर्दी में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। वो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, साथ कवा पी लें, हाँ गुड़ मुंह में रख लें, हाँ कोई इशू नहीं। हाँ ये बात ठीक है कि जी ये खाएंगे तो खांसी लगेगी, वो तो पहले ही लगी हुई। हाँ तो बस ठीक है, मौज करो, खाओ जी मूंगफली और एंजॉय करो और अपना ख्याल करें जी। और इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।